Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 8, chemistry 9th class. The chapter is about chemical reactivity. In previous lectures, we have discussed about metals, their properties, their reactivity, even comparative properties of alkali metals, alkaline and alkaline earth metals. They were discussed. If any student is there with any question, you can ask. Our today's lesson will start from here, from uses of these metals. First of all, uses of sodium are there. Sodium potassium alloy, it is used as a coolant in nuclear reactors. सोडियम पोटेशियम दोनों को मिलाकर अलाय बनाया जाता है और ये अलाय कूलेंट के तौर पे यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को जो है कंट्रोल करने के लिए सोडियम पोटेशियम अलाय जो है ये यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कूलेंट के तौर पे ये कैसे यूज होता है अलाय, ये हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अराउंड इसको यूज करेंगे जो कि हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर्स लैंप। सोडियम वेपर्स लैंप में तो इसका फ्लेम चूंकि येलो कलर का होता है तो येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। It is used as a reducing agent in the extraction of metals like titanium. Ti क्या है? टाइटेनियम, ये मेटल है। तो मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कहा फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बेटे मेटल्स को हम हासिल करते हैं उनके ऑक्साइड से, और मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को जब निकालेंगे तो ये प्रोसेस होगा रिडक्शन, और जो सब्सटेंस उसको निकालने में यूज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्योंकि मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन होगी तो सोडियम को वहां यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन द फायरवर्क्स। ठीक है, फ्लैश लाइट के जो बल्ब होते हैं इनमें और आतिशबाजी का जो मटेरियल होता है उसमें यूज होता है। It is used in the manufacture of light alloys. Light mean हल्के, less जो के होंगे less than, alloys बनाने के लिए यूज होता है। Magnesium ribbon is used in thermite process to ignite aluminium powder. Thermite process बेटे याद रखें, इसको गोल्ड सीमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, गोल्ड सीमेंट के नाम पे। एंशिएंट टाइम्स में वेल्डिंग के पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता था। रिमोट एरियाज में स्पेसिफिकली रेलवे ट्रैक्स जो हैं अगर कहीं से डैमेज होती उनको वेल्ड करने के लिए यूज करते थे। बेटे कोई क्वेश्चन है? थर्माइट प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दे। थर्माइट प्रोसेस बेटे इसको गोल्ड सीमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये मैंने कहा है कि वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एंशिएंट टाइम्स में ज्यादा इसका यूज होता था। तो इसमें एल्यूमिनियम पाउडर को इग्नाइट करने के लिए मैग्नीशियम रिबन का यूज किया जाता है। इग्नाइट का क्या मतलब? इग्नाइट मीन जलाना, बर्न करना। मैग्नीशियम इज यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आपने सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन पढ़ा होगा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ा। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होती है कि हम मैग्नीशियम को यूज करते हैं, अगर आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम मैग्नीशियम को यूज करेंगे। जैसे आयरन की बनी हुई ये ब्रिजेस होती हैं रिवर्स के ऊपर, तो वहाँ भी साइड्स पे जो है मैग्नीशियम के बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं जिनके साथ वो ब्रिज कनेक्टेड होती है। तो रस्टिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो मैग्नीशियम इसमें ऑक्सीडाइज होती जाती है और ये यूज होती जाती है।
जबकि जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, ब्रिज है या कोई भी चीज़ है, तो वो बची रहती है। जब तक ये मैग्नीशियम सारी खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक उस आयरन ऑब्जेक्ट की रस्टिंग स्टार्ट ही नहीं होती। इसलिए इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। मीन्स के मैग्नीशियम ने सैक्रिफाई किया इटसेल्फ टू सेव अनदर मेटल। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कैल्शियम। इट यूज्ड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, डीसल्फराइजेशन करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर जो सल्फर है उसको निकालने के लिए। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस these metals like chromium, uranium and zirconium, zirconium। इन मेटल्स को हासिल करने के लिए, इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम देयर ओर्स, हम कैल्शियम को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट शो किया गया है, जिसमें सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल्स जो हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द constitute a group of metals which are called transition metals, or they are called D group elements। इन्हें transition metals कहते हैं या इन्हें D group elements कहते हैं। They exhibit a variety of oxidation states। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नो, इट इज द पॉजिटिव or negative charge or zero charge that an atom of an element can have in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होती हैं। केमिकल बिहेवियर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो है बताया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है। ये पहले एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो इसका बताया कि इसका जो केमिकल बिहेवियर है, इट इज सिमिलर टू एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन सी हैं? जैसा अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपने पढ़ी हैं, जो कि वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक्सेप्ट कॉपर, सिवाय कॉपर के। तो इनका बिहेवियर कैसा है? एक्टिव मेटल जैसा है। थ्री ट्रांजिशन मेटल जो हैं बिलोंगिंग टू ग्रुप 11। यस, एक्टिव मेटल्स दोबारा बता दें क्या होता है? एक्टिव मेटल्स बेटे वो होती हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, जो फोर्स रिएक्शंस करती हैं, विगोरस रिएक्शंस शो करती हैं। तो बताया कि थ्री ट्रांजिशन मेटल जो हैं बिलोंगिंग टू ग्रुप 11, दे आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 11 ग्रुप है, 11th ग्रुप, इसमें कॉपर, सिल्वर और आयरन यानी गोल्ड, ये मेटल्स हैं। बताया कि दे आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, और इन्हीं को कहते हैं नोबल मेटल्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। नोबल मेटल्स, यही इनएक्टिव मेटल जो है, इनको कहा जाता है। सिल्वर, सिल्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वाइट लस्ट्रस मेटल है, यानी वाइट कलर की है और इसमें लस्टर पाई जाती है। लस्टर चमक को कहते हैं, ब्रिलियंस। एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। हाईली डक्टाइल और मैलिएबल है, यानी इसको इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड इट कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। हम शीट्स बना सकते हैं, इसकी तारें भी बना सकते हैं। पॉलिश सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, कि अगर हम सरफेस को पॉलिश करते हैं सिल्वर के साथ, तो वो लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट करती है। ऐसी सरफेस जिनको सिल्वर पॉलिश कर दें तो वो गुड रिफ्लेक्टर बन जाती है। thin layer of oxide or sulfide on its surface makes it relatively unreactive। अगर सिल्वर की कोई भी चीज है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाए, मतलब सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बन गई या सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है,
Ag2S सिल्वर सल्फाइड और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड होगा। अगर ये ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर बन जाए सिल्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये क्या हो जाता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे कॉल सर कर रही थी तो मैंने कट कर दी। थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड या सल्फाइड जो है ऑन इट्स सरफेस इसको रिलेटिवली इनएक्टिव कर देती है। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही। जब कॉल काटती जाए तो कॉल वाले को कम से कम पता चल जाना चाहिए। हाँ जी, बताया गया आपको कि ऑक्साइड की लेयर बने या सल्फाइड की लेयर बने जब सिल्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये अनरिएक्टिव हो जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एयर डज नॉट अफेक्ट सिल्वर। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, तो इस इन कंडीशंस में सिल्वर को एयर जो है वो अफेक्ट नहीं करती। But tarnishes in the presence of sulfur containing compounds like H2S, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, हवा के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह सल्फर कंटेनिंग कोई इस तरह के गैसेस वगैरह मौजूद हैं, then it tarnishes. Tarnishes mean इसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज होती है, अपीयरेंस इसकी डल हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर सल्फाइड लेयर बनेगी, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाएगी अगर H2S थी। Being a very soft metal, it is rarely used as such. ठीक है, चूंकि सॉफ्ट मेटल है इसलिए एज सच यानी प्योर फॉर्म में हम इसको यूज नहीं करते। Alloys of silver with copper are widely used in making coins, silverware and ornaments. सिल्वर के साथ हम कॉपर को मिलाते हैं तो ये जो अलाय बनता है इसका बहुत वसी यूज है। कहाँ पे? कॉइन्स बनाने में, सिल्वरवेयर सिल्वर की चीजें बनाने में, बर्तन वगैरह, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जेवरात वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेंटल प्रेपरेशंस। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म्स हो, फोटोग्राफी में यूज होने वाली फिल्म्स या डेंटल प्रेपरेशंस। डेंटल प्रेपरेशंस क्या होती हैं? ये मटेरियल जो कि फिलिंग में यूज होता है, टीथ की फिलिंग में यूज होने वाला, तो इसमें ये इसके कंपाउंड्स जो हैं सिल्वर के वो बनाए जाते हैं। सिल्वर हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री के अंदर जो है मिरर को पॉलिश करने के लिए, ग्लास को पॉलिश करके मिरर बनाने के लिए सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज है। बेटा सिल्वर के बारे में यू आर क्लियर? यस सर। गोल्ड जो है इसका कलर क्या है? येलो, और ये सॉफ्ट मेटल है, वेरी सॉफ्ट मेटल, मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल्स। सारी मेटल से ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल है, लेकिन इसको इस पर्पस के लिए हम यूज नहीं करते कि हम इसको जो है, इवन कि ये गुड कंडक्टर है, हम इसको वायरिंग वगैरह के लिए यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली बहुत है, क्योंकि ये कॉस्टली बहुत है। कई मुल्कों में भी नहीं करते होंगे। हाँ जी, किसी मुल्क में भी नहीं करते होंगे। हम अपने यहाँ तो इस वजह से नहीं करते कि हमारे यहाँ ये शॉर्ट है। जहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो वहाँ पे इसको यूज करते होंगे, कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। 1 gram of gold can be drawn into a wire of 1.5 kilometer long. अब इसकी डक्टाइलिटी को इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से ये किस कदर डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 1.5 किलोमीटर लंबी जो है वो तार बना सकते हैं। गोल्ड इज वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। ठीक है, इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल्स कहला रही है ना ये, इसी वजह से। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पे। तो
even it is not even affected by any single mineral acid or base. कोई मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सिंगल मीन अलग अलग ऐसा कोई एसिड है तो उससे ये अफेक्ट नहीं होता। तो गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए जाबिर बिन हयान ने एक्वा रेजिया तैयार किया था। अब एक्वा रेजिया क्या है? वो HCl और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। ये 3 और 1 की रेशो में होते हैं, यानी 3 वॉल्यूम्स HCl के और 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का। इनको मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जाबिर बिन हयान ने तैयार किया था टू डिसॉल्व गोल्ड। तो बताया कि बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर में ये इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता, बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। इसी वजह से इसको ऑर्नामेंटल मेटल के तौर पे यूज किया जाता है, एज वेल एज यूज इन मेकिंग कॉइन्स। कॉइन्स भी बनाए जाते हैं इसके, और जेवरात भी जो है वो इसके बनाए जाते हैं। गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज एज सच। ये इस कदर नरम होता है कि हम इसको एज सच कहीं भी मेटल वर्क जो है तो वहाँ पे यूज नहीं कर सकते कि हम इसकी कोई ऐसी चीज बनाएं जो कि प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, वेट को बर्दाश्त कर सके, लोड बर्दाश्त कर सके। ऐसी कोई चीज हम नहीं बना सकते इसकी प्योर स्टेट में। ऑलवेज अलाइड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल। इसलिए हम इसके साथ अदर मेटल जो है, कॉपर है, सिल्वर या कोई और मेटल जो है, उसको मिलाकर इसका अलाय बनाते हैं और अलाय की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। उसमें फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं और इसमें हार्डनेस भी जो है वो आ जाती है बाकी मेटल्स की वजह से। इज इट क्लियर? बड़े एक्टिव होकर बैठे हैं, समझ आ रही है आपको? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? सर यस। बेटे साथ बोल जाए करें। हाउ टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड? गोल्ड की प्योरिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है इट इज शोन बाय कैरेट्स। ठीक है, कैरेट्स में इसको शो किया जाता है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 कैरेट्स ऑफ alloy। 24 कैरेट गोल्ड जो है बेटे वो प्योर होता है। ठीक है, जो 24 कैरेट गोल्ड है वो 100% जो प्योर गोल्ड है उसको कहा जाता है 24 कैरेट। तो अगर कोई गोल्ड जो है आपको कहा जाता है कि ये 20 कैरेट है, तो 20 कैरेट का मतलब ये हुआ कि उसमें 20 पार्ट्स गोल्ड है और बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो अदर मेटल्स हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल 23 कैरेट गोल्ड है, दैट मीन 23 पार्ट्स उसमें गोल्ड है और 1 पार्ट यानी 1 आउट ऑफ 24 पार्ट्स उसमें अदर मेटल्स हैं। तो प्योरिटी गोल्ड की कैरेट्स में शो की जाती है। आगे बताया कि 22 कैरेट्स गोल्ड मींस दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज allied with 2 parts of either silver or copper for making ornaments and jewelry। ठीक है, जेवरात वगैरह बनाने के लिए अदर मेटल जो है साथ मिलाई गई हैं। व्हाइट गोल्ड इज itself allied with palladium। इट्स allied with palladium, निकल और जिंक। ठीक है, व्हाइट गोल्ड जिसे कहते हैं वो गोल्ड का अलाय होता है प्लाटिनम, निकल या जिंक के साथ। नेक्स्ट वर्ड है प्लाटिनम। इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी आइटम्स ड्यू टू कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। ठीक है, ज्वेलरी आइटम्स क्यों बनाई जाती हैं? इससे कलर जो है इसका वो ब्रिलियंट होने की वजह से, अट्रैक्टिव होने की वजह से, ब्यूटी की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, फिर इसमें स्ट्रेंथ भी है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी इलास्टिक भी है, ये ब्रिटल नहीं है, एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश कि ये इसकी शाइनिंग भी खराब नहीं होती, हवा में पड़ी रहे तो सरफेस इसकी डल नहीं होती। इट प्रोवाइड्स a secure setting for diamonds and other gemstones। प्लेटिनम का कलर क्या होता है? हाँ जी,
प्लेटिनम का कलर क्या होता है? प्लैटिनम का बेटा शाइनिंग सा ग्रे सा कलर होता है. It provides a secure setting for diamonds and other gemstones, enhancing their brilliance. लेकिन उनकी ब्रिलियंस को जो है वो बढ़ाती है. एल्युमिनियम, डायमंड्स वगैरह हों या अदर जेमस्टोन्स जो हैं, तो ये इनकी जो सेटिंग की जाती है, यानी इनको कहीं भी फिक्स करना हो तो फिक्सिंग जो है वो इसके जरिए प्लैटिनम के जरिए की जाती है. An alloy of platinum, palladium and rhodium is used, यानी प्लैटिनम जो है अलायस की फॉर्म में यूज की जाती है इन पर्पसेस के लिए. प्लैटिनम, पलाडियम, रोडियम वगैरह जो इनके साथ इसके साथ मिलाकर अलाय बनाकर यूज करते हैं. एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, एज कैटालिटिक कन्वर्टर, इसका बेस्ट यूज है प्लैटिनम का कैटालिटिक कन्वर्टर्स के तौर पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर. और इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, तो जो कि व्हीकल्स के अंदर एमिट होते हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स. कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या प्रोसेस होता है कि ये टॉक्सिक गैसेस जो हैं इनको लेस हार्मफुल गैसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है उसमें, या वाटर वेपर साथ प्रोड्यूस होते हैं, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं. प्लैटिनम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स. HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसके ऊपर सरफेस की कोटिंग की जाती है इसकी. एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं उनके ऊपर इसको यूज किया जाता है. प्लैटिनम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास, reinforced plastic and glass for liquid crystal displays. LCD जो होती है, LCD के लिए ग्लास जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें reinforced plastic, यानी प्लास्टिक के अंदर जब इसको मिलाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती आ जाएगी. इस तरह फाइबर ग्लास में भी इसको यूज किया जाता है. नाउ क्वेश्चंस आर देयर. ये एप्लीकेशंस आर सिल्वर के बारे में आपको बताया Sir, गया. it is a lustrous metal. It is an excellent conductor of heat and electricity. It is malleable and ductile. Its polished surfaces are good reflectors of light. ठीक है. इसकी प्रॉपर्टी, जहाँ एप्लीकेशन पूछा जाए ना वहां पे प्रॉपर्टीज को मेंशन ना किया करें, वहां यूजेस को मेंशन करें सर. ओके, वेल डन. व्हाई इज सिल्वर नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म? बेटे प्योर फॉर्म में क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट. ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, इस वजह से यूज नहीं करते. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड? Sir, 24 karat of gold means that it is 100% pure. 100% pure. Why is gold used to make jewelry? Sir, it is used to make jewelry because it is a yellow and a soft metal, and is very malleable and ductile. Due to its attractive color and due to its characteristic that it is not tarnished in atmosphere, it is noble metal. Why is platinum used for making jewelry? ये अभी आपको बताया गया. Sir, because of its unique characteristics, beauty, color, strength, flexibility, and resistance to tarnish. बिल्कुल ठीक. What is difference between steel and stainless steel? So steel is an alloy of iron containing 0.25 to 2.5% of carbon and traces, and stainless steel is an alloy of iron with chromium and nickel. हाँ बेटे, जो स्टील है ये तो हम कार्बन को मिक्स करते हैं, कार्बन की कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं प्योर आयरन के अंदर ताकि वो हार्ड हो जाए, वो स्टील कहलाता है. और स्टेनलेस स्टील जो है, जब हम उस आयरन के अंदर क्रोमियम और निकल को मिलाकर अलाय बनाते हैं तो ये अलाय स्टेनलेस स्टील कहलाता है, इसको जंग नहीं लगता. हाउ इज प्लैटिनम यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस? Yes. Sir, it is used as a catalyst in automobiles because it being acted by becoming less harmful carbon dioxide, hydrogen, and water vapor. Catalytic converters के तौर पे इसको यूज किया जाता है वहाँ पे.
हार्मफुल गैसेज जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, तो उनको ये कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। RS अटेंडेंस ले लें। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस सर नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ठीक। Negative charge. Negatively charged ions are called anions. And why are they called anions? Because they Sir, are because they gain electrons. no, they are attracted towards anode. They are attracted towards anode. इस वजह से उन्हें anions कहते हैं। They are electronegative in nature. जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल्स के उल्ट कैरेक्टरिस्टिक आ रही है ना, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और एसिडिक ऑक्साइड बना रही हैं। वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल जो है ये डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय देम। फॉर एग्जांपल देखिए, वैलेंसी क्लोरीन की जो है वो 1 है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वैलेंस शेल में। नॉन मेटल्स का कहा कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय देम। क्लोरीन का देखें, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो Cl- -1 वैलेंसी है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। ठीक है, वैलेंसी -2 है, लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखेंगे तो 2- की सूरत में लिखना है आपने। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो फैक्टर्स आपको बताए गए हैं जिनके ऊपर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। कौन से हैं वो? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की। Small sized elements having high nuclear charge, they are electronegative in nature. They have high electron affinity. जिस एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उसकी ज्यादा है। They possess non-metallic character. ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर आएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन अ ग्रुप डाउनवर्ड्स। ठीक है, ग्रुप में डाउनवर्ड ये कैरेक्टर डिक्रीज होता है और पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है। ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको जो चीजें बताई गई हैं उन चीजों में यही ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको आप देखें तो ये पीरियड के अंदर डिक्रीज होती हैं, सॉरी इंक्रीज होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और ये सारी चीजें नॉन मेटालिक कैरेक्टर को फेवर करती हैं। अब आप ग्रुप में देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अगेंस्ट हैं चीजें। इसी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में कम होता है और पीरियड में इंक्रीज होता है। हैलोजेंस का जो है आपको बताया गया, अप टू हैलोजेंस इनके अंदर ये इंक्रीज होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट, फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। फ्लोरीन जो है मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ये आप 17 ग्रुप में इसको देख रहे हैं। Important physical properties of non-metals. Physical properties of non-metals जो हैं, they change gradually but uniquely in a group. ग्रुप के अंदर इनमें ग्रेजुअल चेंज आती है, लेकिन बड़ी यूनिक चेंजेस आती हैं। इन एक मेटल दूसरी से क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाती है। हाँ जी सर, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये इजी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है इनमें, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स देखो या तो 4 होते हैं या ग्रेटर देन 4 होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करके ही आपके रूल को फॉलो करने की टेंडेंसी होती है इनके अंदर।
Okay, sir. Usually they exist in all three physical states. All three physical states, in solid be, liquid be, gas be. Non-metals at the top of the group are usually gases. ठीक है, किसी भी ग्रुप में हम बात करें तो उसकी टॉप पे जो non-metals है वो क्या है, गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं. While others are either liquids or solids, बाकी या liquids हैं या solids हैं. आप इसी एक ग्रुप को ले लें, हैलोजेंस को ले लें, फ्लोरीन और क्लोरीन ये आपके सामने है, ये दोनों गैसेस हैं. ब्रोमीन लिक्विड है जबकि आयोडीन सॉलिड है. तो ये चीज आपको बताएगी कि किसी भी ग्रुप के अंदर हम देखें टॉप के एलिमेंट्स गैसेस हैं, उसके बाद लिक्विड्स या सॉलिड्स आते हैं. प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही हैं. सॉलिड्स सॉलिड नॉन मेटल जो हैं दे आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स क्या हैं? ब्रिटल मींस दे ब्रेक व्हेन दे आर हैमर्ड और व्हेन दे आर बेंट दे ब्रेक. उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती. They are bad conductors of heat and electricity except graphite, सिवाय ग्रेफाइट के, क्योंकि ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है. इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है एटम्स की और पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर है. बाकी नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स हैं. They are not shiny, they are dull except iodine. आयोडीन जो है इसके अंदर शाइनिंग पाई जाती है, ये लस्ट्रस है, बाकी डल है. जनरली दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. ये नरम होती हैं सिवाय डायमंड के, क्योंकि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, हार्डेस्ट ऑफ द नॉन मटेरियल्स. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, क्योंकि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं, जबकि बाकी जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं. दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज भी कम होती हैं. आगे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताएगी नॉन मेटल्स की. नंबर 1, वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैलेंस शेल्स इनके इनकम्प्लीट हैं. दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने बताया ना ये 4 हैं इनमें या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं. एंड देन दे बिकम स्टेबल. Number 2, they form ionic compounds with metals and covalent compounds by reacting with other non-metals. मेटल से रिएक्शन करें तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और अगर नॉन मेटल से रिएक्शन हो तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं क्योंकि नॉन मेटल्स आपस में मिल रही हैं हमें. थर्ड पॉइंट, यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. पानी के साथ इनका अमूमन रिएक्शन नहीं होता. नंबर 4, do not react with dilute acids because non-metals are themselves electron acceptors. dilute acids के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये जो non-metals हैं खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं. एसिड के साथ वो रिएक्शन करता है एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, क्योंकि एसिड ने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने होते हैं, और हाइड्रोजन आयन को जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तब वो डिस्प्लेस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, या कोई भी और जो है वो कंपाउंड बन सकता है. अब नॉन मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकती, लिहाजा ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है 14, 15, 16 और 17, दे आर हायर देन दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये आपको शो की गई है. फ्लोरीन की ग्रेटर है ऑक्सीजन से, oxygen greater than chlorine, then nitrogen, then bromine, then sulfur, then carbon, then iodine, then phosphorus. मैंने बताया कि पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप से. हाँ जी सर, आप टेस्ट बता दें, आप कौन से सवाल का टेस्ट है? बेटे टेस्ट अभी आपको ग्रुप में आ जाता है. ठीक है, तो बेटे with it we wind up this lesson as a few topics are left. In next lesson inshallah we shall complete this chapter and your syllabus of 9th class will be completed in next lecture.